पाक फजाइया की सुनहरी तारीख में हलोड़ा की शफक एक हसीन बाब है, जिसमें पाकिस्तान के 3 हवाबाजों ने भारत के कई हंटर्स त्यारे तबाह करके नगारा बना दिए। ये कहानी सुनकर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। हम इस वीडियो में आज आपको उसी एक पायलट की कहानी उसी की जुबान में आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। उस दिन आसमान गर्द आलूद और शफक धुंधली धुंधली सी थी। पाक फजाइया के 3 सुपर तैयारे गूंजते गरजते दुश्मन के इलाके पर उड़े जा रहे थे। उनके लीडर के तैयारे रडार पर किसी की आवाज सुनाई दी, रफीक ये तुम हो, जरा होशियार हो के भाई, दुश्मन के कुछ लड़ाका तैयारे फजा में है। पाक फजाइया के चंद हवाबाज दुश्मन के किसी ठिकाने पर हमला करके लौट रहे थे। ये उनके लीडर की आवाज थी। वो रफीक 3 सुपर तैयारों के लीडर को खबरदार कर रहा था कि दुश्मन अपनी फजाओं में चौकस है, जरा होशियार रहना। लेकिन रफीक जो उन पायलट्स में सबका लीडर था, उस इत्मीनान से जरा भी न भटका। वो निडर शाहबाज था। वो खूब जानता था कि दुश्मन के हवाई अड्डे पर हमला करने जा रहा है और दुश्मन के हवाबाज मुकाबले के लिए यकीनन मौजूद होंगे। दुश्मन कोई ऐसा मुर्दा भी तो न था कि अपने अड्डे की तबाही का चुपके से तमाशा करता रहे। रफीक के ज़हन में सिर्फ 3 चीजें थी, टारगेट और अपने 2 साथियों जो उसके साथ पुरजोश अंदाज में उड़े जा रहे थे। एक तरफ फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हसन और दूसरी तरफ सुहेल चौधरी का तैयारा था। ये उस दिन का आखिरी मिशन था और दुश्मन की फजाओं में पाक फजाइया के 3 तैयारे उड़े जा रहे थे। दुश्मन उनकी मौजूदगी से यकीनन बाखबर था। उन हवाबाजों को भी तवक्को नहीं थी कि वो दुश्मन की बेखबरी में जा लगेंगे। उनका टारगेट जलंधर से 40 मील जनूब में हलोड़ा का हवाई अड्डा था। लम्हा भलमा आसमान की धुंध गहरी होती जा रही थी, ज्यादा दूर तक कुछ नजर न आता था। वो टारगेट के करीब पहुंचे तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहेल चौधरी को जरा ऊपर से दुश्मन के ट्रांसपोर्ट तैयारे उड़ते नजर आए। उसने अपने लीडर स्क्वाड्रन लीडर रफीकी को बताया तो रफीकी बोला, रहने दो, नहीं, एक आधा मिनट में हमें इससे बेहतर काम करना है। 3 हवाबाज आंखें सिकेड़ कर शाम की धुंध में आसमान में दुश्मन की तैयारों को ढूंढ रहे थे। जब वो टारगेट पर पहुंचे तो सूरज की आखिरी किरण आसमान की धुंधली नीलाहट में तहलील हो चुकी थी। पाक फजाइया के इन शाहबाजों ने यूं नीचे देखा जैसे बाज अपने शिकार को देख रहा हो, लेकिन शाम इतनी गहरी हो गई थी कि जमीन पर कोई चीज पहचानी नहीं जाती थी। उन्हें फजाई अड्डे पर हमला करना था, लेकिन रफीक जो उनमें से सबका लीडर था, उसने अपने हवाबाजों को वायरलेस पर कहा, चलो भाई लौट चले, अंधेरा कुछ करने न देगा। उनके दिल बोझल हो गए। वो बदिल होकर वापस होने लगे और तीनों तैयारे बैक वक्त घूम आए। उन्होंने मोड़ से सीधे होकर वापसी का कोर्स सेट किया, लेकिन दुश्मन के हंटर तैयारे एक घनाव गोल उन पर टूट पड़ा। वो तमाम तैयारे सेंटर की तरतीब में एक दूसरे के पीछे चले आ रहे थे। रफीक वायरलेस पर चलाया, टैंकियां फेंक दो। तीनों तैयारों के परों तले लगी हुई टैंकियां फेंक दी गई। बैक वक्त परों से अलग होकर फजा की धुंध में गायब हो गई। तैयारों की तेल की टैंकियां मुस्तकिल तौर पर परों के अंदर होती है, जिनके अंदर चमड़े और रबड़ की तह जमी होती है। अगर उन्हें गोली लग भी जाए तो गोली का सुराख खुद बंद हो जाता है। लंबी परवाज के वक्त परों के नीचे 2 टैंकियां एक तरफ एक दूसरी तरफ लगाई जाती हैं, लेकिन ये मुस्तकिल टैंकों की तरह महफूज नहीं होती। जब फजा में दुश्मन से मुकाबला होता है तो सबसे पहले इन फालतू टैंकों को गिरा दिया जाता है। पायलट कॉकपिट में एक लीवर खींचता है और दोनों टैंकियां गिर जाती हैं। इनके अलग होने से एक तो खतरा कम हो जाता है क्योंकि ये टैंकियां गोली से महफूज नहीं होती, दूसरी तरफ ये तैयारे का वजन कम हो जाता है और तीसरा ये तैयारे की नकलो हरकत और रफ्तार में तेजी और फुर्ती आ जाती है। हवाबाज लंबी परवाज पर पहले फालतू टैंकियों का तेल इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद दूसरी टैंकियों का। रफीकी और इसके दोनों हवाबाजों ने दुश्मन को देखकर फालतू टैंकियां फेंक दी और फजाई मार्के के लिए तैयार हो गए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहेल चौधरी सुनाता है, जब मैंने दुश्मन को अपने पहले 2 हंटर तैयारे देखे तो यूनुस लीडर से कह रहा था कि लीडर चलो इनसे 2-2 हाथ करें, यानी तुम एक को ले लो और दूसरे को मैं ले लेता हूँ। मैं उनसे दूर था। मैं लीडर की हिफाजत के लिए उसके तैयारे के हुक्म में चला गया और उससे कहा, लीडर तुम्हारा हुक्म महफूज है, यानी लीडर योर टेल इज क्लियर। फजाई झड़प में हवाबाज लड़ने के अलावा अपना फर्ज समझते हैं कि एक दूसरे के हुक्म को देखते रहें ताकि दुश्मन का कोई तैयारा किसी साथी पर बेखबरी में न झपट पड़े। तैयारे को मारने के लिए हमेशा पीछे से हमला किया जाता है। यूनुस तो अलग हो चुका था। जो ही मैं रफीक के हुक्म में पहुंचा तो वो कमाल फुर्ती से दुश्मन के एक तैयारे के पीछे होकर उसे शस्त्र में ले चुका था। दूसरी ही लम्हा उसकी मशीन गनों ने बख्तर शिकन और आतिशगीर गोलियों की बौछार कर दी। दुश्मन के तैयारा दूर ही न था। रफीक की गोलियां उसकी बॉडी और इंजन में जा फंसी और भारत की रात की तारीकी में आसमान शोलों से चमक उठा। एक धमाका हुआ और दुश्मन का एक तैयारा फजा में एक आग के बगोले की तरह जलंधर की फजाओं में नीचे गिरने लगा। इस शोले और धमाके ने चंद लम्हों के लिए एक ऐसा मंजर पेश कर दिया कि मैं लम्हा भर के लिए सुन हो गया। ख्याल आया कि ये भारतीय हवाबाज जो अपने तैयारे के साथ ही बसम हो गया है। इसी कौम का हवाबाज था जिसने उसी दिन की सुबह
پاکستان پر بے خبر میں جلغار کر دی۔ اسی خیال نے میرے خون کو گرما دیا اور میں نے پرلطف سکون محسوس کیا۔ یہ غالباً پاک فضائیہ کی ضرب کاری کا سکون تھا۔ میں چوکس ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہم 3 تھے اور دشمن کی تعداد ہم سے 3 گنا زیادہ تھی۔ مارکا عروج پر تھا۔ میں لیڈر کے حکم میں تھا۔ دائیں طرف مجھے یونس نظر آ رہا تھا۔ کوئی 100 گز دور وہ دشمن کے اختیارے کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ کیا منظر تھا! کہاں پرانے زمانے کے سست رفتار سیبرز اور کہاں جدید قسم کا تیز رفتار ہنٹر معمولہ ایک گدھے کو آگے لگائے ہوئے تھا۔ یہ سیبرز کی قوت نہیں تھی، یونس کا جذبہ تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ فضائی مارکوں میں طیارے سے نہیں بلکہ طیارے کے حواس لڑا کرتے ہیں۔ میں یونس حسن کا تحقق دیکھ ہی رہا تھا کہ آسمان کے گہرے دھند 2 ہنٹر مجھ پر جپٹ پڑے، لیکن رفیقی جو ہمارے کمانڈر تھے انہوں نے تیزی سے رول کر دیا اور میں اس کی دم کے ساتھ چپکا رہا۔ رفیق یہ پیترا ایسا کامیاب رہا کہ دشمن کے طیارے جو ہم پر جپٹے تھے اب ہمارے آگے تھے اور ان کے عقب میں ہم پر جپنے والے اب ہمارے جپنے سے بچنے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے، لیکن یوں نظر آیا جیسے کسی نے مکھیوں کے چھتے کو چھیڑ دیا ہو۔ بے شمار ہنٹر طیارے جانے کدھر نہ کدھر سے آ کر ہمارے گرد غرغرانے لگے۔ میں نے لیڈر کو خبردار کیا۔ اس نے کہا تم ذرا میرے عقب کا خیال رکھنا، میں انہیں چن چن کر ماروں گا۔ رفیق کے آواز میں گھبراہٹ نہیں تھی، عزم تھا۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے دشمن کی طیارے مشین گنوں کے بغیر لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رفیق کا پرعزم آواز میرے دل میں اس نے نئی روح پھونک دی۔ میں اعتماد سے محسوس کرنے لگا ہم اتنے سارے طیاروں سے یقیناً نبٹ لیں گے، ورنہ ہم 2 ہوا باز دشمن کے اس قدر طیاروں میں گھرے ہوئے تھے جنہیں میں گن بھی نہ سکتا تھا۔ وہ طیارے مکھیوں کی طرح ہم پر جھپٹے، لیکن رفیق 2 کے غول میں ان کے پیچھے ہو گیا۔ اس نے بیک وقت 2 ہنٹر طیاروں کو زد میں لے لیا تھا۔ جب وہ اس کی رینج میں آ گئے تو رفیقی نے گنوں کا بٹن دبایا، لیکن مشین گنیں خاموش رہیں۔ رفیقی نے جانے کتنی بار فائرنگ کا بٹن دبایا ہوگا، لیکن اس کی مشین گنیں جام ہو گئی تھی۔ اب وہ دشمن کے نرغے میں پھنس چکا تھا۔ دشمن کی فضا میں مارکا عروج پر ہو اور ہواباز کا اسلحہ بیکار ہو جائے تو اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ اس کے سوا اور کیسے ہو سکتا ہے کہ رفیقی کے لیے اب ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اس مارکے سے نکل آئے اور اپنے آپ کو بھی اور طیاروں کو بھی بچا لائے۔ مشین گنوں کے بگڑ جانے کی صورت میں وہ واپس آ جانے میں حق بجانب تھا، لیکن رفیقی بہادر اور جنگجو تھا۔ پاک فضائیہ کا ہواباز تھا، بھارتی نہیں تھا، پاکستانی جانباز تھا۔ اسے ساتھیوں کا دشمن کے نرغے میں چھوڑ کر آ جانا کسی قیمت پر بھی گوارا نہ تھا۔ میری گنیں جام ہو گئی ہیں چودھری، رفیق نے چودھری کو وائرلیس پر کہا۔ تم میرے آگے آ جاؤ، میں تمہیں عقب سے کور کروں گا۔ رفیقی نے طیارے کے ایک طرف کر لیا اور چودھری نے اس کی جگہ لے لی۔ اب یہ جان لیوا فیصلہ رفیقی ہی کر سکتا تھا۔ اپنے لیڈر کے اس دلیرانہ فیصلے سے چودھری کا حوصلہ کیوں نہ بڑھتا؟ چودھری پہلے ہی سے کریکٹ پائلٹ تھا اور اب تو لیڈر نے اسے جگہ بھی دے دی تھی۔ چودھری نے اپنے طیارے کو ایسے دائرے پر گھمایا کہ ہنٹر طیارے کے عقب میں ہو گیا۔ ہنٹر طیاروں نے چودھری کے پیچھے سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن چودھری نے ان میں سے ایک کو شست میں لے لیا۔ چودھری کہتا ہے جو ہی وہ میرے رینج میں آیا 6 کی 6 گنیں ایک ہی بچھاڑ اس کی پر والی تیل کی ٹینکی میں لگی اور دھوئیں کا ایک بڑا سا بادل اٹھنے لگا۔ ہنٹر ہواباز طیارے سے کودا۔ میں نے اس کے پیراشوٹ کھلتے دیکھا تھا اور وہ زمین کی طرف شام کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ دشمن کا ایک اور طیارہ گم ہو گیا۔ ادھر یونس تنہا جانے کتنے بھارتی طیاروں کے ساتھ زندگی اور موت کا مارکا لڑ رہا تھا۔ نہتے رفیقی نے چودھری اور یونس کے عقب پر پوری طرح نظر رکھی تھی۔ دشمن کے طیاروں نے اس پر جھپٹے مارے، لیکن وہ مقابلہ تو نہ کر سکتا تھا، البتہ ان سے بچتا رہا۔ دشمن کو زد میں لانے سے دشمن کی زد سے اپنے آپ کو بچانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ رفیقی کمانڈر یونس اور چودھری کو ہدایت بھی دیتا رہا اور وہ دونوں بجلی کی طرح دشمن کے ہنٹروں پر ٹوٹ پڑے۔ اچانک 2 ہنٹر طیارے اوپر سے چودھری پر ٹوٹ پڑے۔ چودھری پھرتی سے ایک طرف ہو گیا اور دشمن کے دونوں طیاروں کا وار خالی ہو گیا اور اوپر سے آئے تھے اور آگے نکل گئے۔ چودھری نے انہیں دور نہ جانے دیا اور ایک کے پیچھے ہو گیا۔ اسی دوران اس نے محسوس کیا اس کا لیڈر رفیقی اس کے عقب میں نہیں ہے۔ چودھری اپنے طیارے کو انتہائی رفتار پر کر کے دشمن کے پیچھے قریب چلا گیا۔ اس نے اپنی بلندی کا میٹر دیکھا تو اچانک چونک اٹھا۔ بلندی صرف 200 فٹ تھی۔ چودھری نے دشمن کے طیاروں کی زد میں لے کر فائرنگ بٹن دبا دیا۔ بوچھار ہنٹر کی باڈی میں لگی۔ چودھری نے زمین سے ٹکرا جانے کی خطرات کے پیش نظر اپنے طیارے کو اوپر کھینچ لیا۔ اسی ہی لمحے اس کا شکار محیب شعلہ بن کر پھٹ گیا اور انڈین ایئر فورس کا ایک اور ہنٹر گم ہو گیا۔ چودھری کے آگے آگے 2 ہنٹر طیارے تھے۔ ایک تو اس نے اپنی مشین گن سے مار گرایا، دوسرا یوں غائب ہو گیا جیسے فضا میں جذب ہو گیا ہو۔ چودھری وثوق سے کہتا ہے کہ دوسرا ہنٹر جو میرے شکار کے ساتھ تھا وہ میری زد سے بچ نکلنے کی کوشش میں زمین سے ٹکرا کر پاش ہو گیا، کیونکہ میں نے زمین کے ساتھ اس کے ٹکرانے کی آواز سنی تھی۔ اب تک بھارتی ایئر فورس کے تقریباً 5 طیارے تباہ ہو چکے تھے۔
चौधरी अपने शिकार को भस्म करके ऊपर उठा। उसे चंद लम्हों की मोहलत मिल गई थी। उसने वायरलेस पर रफीकी को पुकारा लेकिन कोई जवाब न मिला। फजा और ज्यादा तारीख हो जा रही थी। चौधरी ने हर सो देखा, उसे रफीकी नजर न आया। उसने एक सेबर और एक हंटर को मार्के में उलझे हुए देखा। वो उससे दूर थे। दूसरे ही लम्हे वही मानूस कमजी शोला चमका और दुश्मन के एक हंटर के परखचे जालंधर की फजाओं में बिखर गए। यूनुस ने शिकार को मार लिया था। जहाँ तक उसकी नजर ने काम किया, चौधरी को रफीकी नजर न आया। उसने वायरलेस पर यूनुस को पुकारा और अपने कमांडर रफीकी के मुतालिक पूछा। यूनुस ने जवाब दिया, नहीं, मुझे भी नजर नहीं आ रहा। उन्हें अब वापस ही जाना चाहिए था। तेल भी खत्म हो रहा था और एमिनेशन भी, और उन्हें बहुत दूर अपने अड्डे तक आना था। वो वापसी के लिए मुड़े तो चौधरी को फजा में धमक सी सुनाई दी। उसने घूम कर देखा तो 2 हंटर त्यारे होते से उठते नजर आ रहे थे। उन्होंने किसी पर झपटा मारा था। आज ये धमक थी, उन्होंने शायद निहत्ते रफीकी को मार गिराया। रफीकी की शुजाअत की दाद कौन देगा? उसने असला बेकार हो जाने के बावजूद अपने हवाबासों का साथ न छोड़ा और अपने दुश्मन के हमलों से खबरदार करता रहा। इसलिए तो वो मैदान से भागा नहीं था। उसके साथी जम कर लड़ सके। फजाई मार्कों की तारीख में बेखौनी और जुरात की ऐसी मिसाल शायद ही आपको मिले। रफीकी के अंजाम के मुताल्लिक किसी को शुबा न था। उसे खुद भी मालूम होगा कि उसने दुश्मन के गोल के नरखे में अपने साथियों के साथ न छोड़ने का जो फैसला किया है, वो उसको मौत की दावत दे रहा है। वो अपने साथियों की खातिर जान और वो अपने साथियों के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। चौधरी और यूनुस इकट्ठे हो चुके थे। उन्हें यकीन हो गया कि उन 2 हंटरों ने रफीकी को खत्म कर दिया है। उन्होंने वापसी का फैसला बदल दिया और जज्बा इंतकाम से पागल हो गए। अपने लीडर का खून का बदला लेने के लिए उन्होंने ये भी न देखा कि उनके त्यारे में तेल और एमिनेशन खत्म हो चुका है। उन्होंने बैक वक्त त्यारों को घुमाया और आग बगोला होकर दुश्मन के हंटरों के तहक्कुम में चले गए। उन्होंने पीछे से जा लिया। चौधरी एक हंटर के हुक्म में हुआ तो कायदे के मुताबिक यूनुस चौधरी के हुक्म में हो गया ताकि उसकी हिफाजत कर सके। चौधरी ने अपने शिकार को फौरन रेस में ले लिया, लेकिन वो फायरिंग बटन दबाते ही वाला था कि उसे धमाका सुनाई दिया। उसने पीछे देखा तो यूनुस का त्यारा फट गया था और यूनुस त्यारे से निकल न सका। तो वो चौधरी की हिफाजत कर रहा था, लेकिन उसकी अपनी हिफाजत करने वाला कोई न था। दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। दुश्मन यूनुस भी शहीद हो गया। चौधरी पर ऐसा असर हुआ कि दुश्मन का जो त्यारा उसकी जद में था वो उस जद से निकल गया। कमांडर रफीकी भी न रहा और साथी उसका यूनुस भी न रहा। चौधरी सिर्फ और सिर्फ अकेला रह गया। उसकी रगों में खून रुक सा गया था। उस पर सख्ता तारी हो गया, लेकिन ये कैफियत एक लम्हा ही थी। फिर वो उताब और इंतकाम की बिजली बन गया। अपने साथियों का इंतकाम लेने के लिए उसने त्यारे को घुमा लिया और दुश्मन के किसी त्यारे को जद में लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे पीछे से 2 हंटर फायर करते नजर आए। वो फुर्ती से एक तरफ हो गया और उसने अपने ऊपर होने वाला बार बचा लिया और हंटर उसके करीब से गुजर गए। वो 2 तेजी से घूमकर फिर उसकी तरफ आए। उस लम्हे 2 और हंटर आ गए और अब चौधरी 4 हंटरों के नरखे में अकेला था। वो लम्हात चौधरी की जिंदगी के यादगार लम्हात हैं। उसने अपने आप को तन्हा दुश्मन के 4 लड़ाका हवाबाजों से जिंदगी और मौत का मार्का लड़ने के लिए तैयार कर लिया। वो थका नडल हो चुका था। जहन पर साथियों की शहादत का असर था। रात तारीख होती जा रही थी, लेकिन वो लड़ने के लिए दीवाना था। उसने तेल और एमिनेशन का जायजा लिया। नहीं, बात नहीं बनेगी। तेल और एमिनेशन इस कदर कम रह गए थे कि उसका जिन निकल कर आना भी मुश्किल नजर आ रहा था। उस हाल में लड़ना महज एक पागलपन था, लेकिन दुश्मन के नरगे से निकल आना बहुत ज्यादा मुश्किल था। 4 हंटर अकेले एक त्यारे के परखच्चे उड़ाने के लिए गुर्रा रहे थे। वो हर जाविये से उसे जद में लेने की कोशिश कर रहे थे। कौन सा दाव था जो उन्होंने न खेला? चौधरी को कशिश शकल और मरकज गरेज असरात की वजह से उसका असाबी निजाम का सत्यानाश हो गया। दिमाग के खुलिये जवाब देने लगे। इस बेरहम जिस्मानी अजियत में भी चौधरी ने होश ठिकाने रखे और उसने त्यारे को अमूदी गोते में डाल दिया। वो जमीन से खतरनाक फासले पर पहुंच गया, जहां उसका त्यारा दरख्तों से छू रहा था। उसने त्यारों को सीधा कर लिया। 4 हंटर उसके तहक्कुम में पहुंच गए, लेकिन चौधरी उनके हाथ वाला शहबाज नहीं था और वो त्यारे को इस कदर कम बुलंदी पर उड़ा रहा था जैसे दरख्त से दरख्त तक उछल रहा हो। और दुश्मन के हवाबाज इस कदर नीचे आने से घबरा रहे थे और वो ऊपर से ही फायरिंग करते जा रहे थे। आखिर चौधरी दरियाए ब्यास पार कर गया और अपनी सरहद से सिर्फ 2 मिनट के फासले पर रह गया। ये 2 मिनट चौधरी के लिए बड़ा ही तवील अरसा था। दुश्मन हवाबाजों में शायद मजीद ताकत की ताब न थी। वो लौट गए और चौधरी अपने अड्डे पर उतर आया। अपने दोस्तों को याद करते हुए चौधरी कहता है, मैंने यूनुस को शहीद होते देखा। मेरा अजीज साथी मेरी नजरों के सामने एक भयानक शोले की नजर हो गया। याद आता है तो दिल से दर्द उठता है। और रफीकी, मुझे यकीन था कि वो कभी लौट कर नहीं आएगा। यूं रात गुजर गई। मुझे ऐसे महसूस होता कि रफीकी कहीं न कहीं से आएगा। मैं मायूस हो गया, लेकिन वो वक्त मायूसी का नहीं था। वो तो जंग का पहला दिन था और हमें जाने कितनी मुद्दत तक जंग लड़ना थी। जंग साथियों की शहादत
हुकूमत पर आंसू बहाने के लिए तो नहीं लड़ी जाती, कौम को जिंदा रखने के लिए लड़ी जाती है। कुछ अफराद की कुर्बानी की अशद जरूरत होती है। स्क्वाड्रन लीडर रफीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हसन हलोरा की धुंधली शफक में इसीलिए तो खो गए हैं कि कौम की आजादी और आबरू की शम्में हमेशा के लिए रोशन रहे। स्क्वाड्रन लीडर रफीकी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस आज हम में मौजूद नहीं है। उन्होंने इस कौम की सलामती के लिए जलंधर की फजाओं में अपने आप को कुर्बान कर दिया और वो पाकिस्तानी कौम के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा हो गए। आपको ये कहानी कैसी लगी? ये एक सच्ची दास्तान है जो 1965 में लड़ी गई। पाकिस्तान एयरफोर्स के मुताल्लिक हमने नई सीरीज का आगाज किया है जो एक पूरी प्लेलिस्ट होगी। उसमें हम पाकिस्तान फजाइया के तमाम कारनामों को कवरेज करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अमर तसर का रिडार का पाकिस्तानी हवाबाजों का कामयाब कारनामा आपको सुनाएंगे। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे जरूर आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज।